हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज मैं आपको क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 समझाऊंगी। चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति हम पूरा कर चुके हैं, मैं उसकी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ताकि आपको सभी वीडियोस की, इस चैप्टर की और आने वाले चैप्टर्स की वीडियो टाइम पर मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं। हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें क्रांति शब्द पता है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे फ्रांसीसी क्रांति का। वो इसलिए क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी वो टाइम पीरियड और होने के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें किस प्रकार का बदलाव आया यूरोप के समाज में, क्योंकि फ्रांस यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण एक देश माना जाता है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो पहला देश है जहाँ से पूरे विश्व में बदलाव की शुरुआत हुई। वो फ्रांस यानी फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई इसलिए भी माना जाता है, और उसके ही कारण दूसरे देशों को या उसके नागरिकों को ये आशा मिली कि अब हम भी रूढ़िवादी सत्ता से या जो मतलब जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग या सामंत वर्ग था उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं और आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता, अधिकार जैसे जो मुद्दे होते हैं वो हमें भी मिलेंगे जिस प्रकार फ्रांसीसी लोगों को या उसके नागरिकों को मिले हैं। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ। जैसे हम जानते हैं कि 18वीं सदी से पहले का जो फ्रांस था उसमें 3 श्रेणियां थी, मतलब 3 स्टेट थे। समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और समाज की जो आर्थिक बोल सकते हैं आर्थिक और सामाजिक जो सत्ता थी, यानी आर्थिक जो भी चीज़ें थी और सामाजिक जो घटनाएं घटती थी उन पर सिर्फ 2 ही वर्गों का, कुलीन और पादरी वर्ग का ही उस पर रहता था नियंत्रण। तो ये समाज में, ये यूरोपीय समाज में कुछ नया नहीं था, क्योंकि यूरोप के बाकी देशों में भी यही होता था। उस समय यूरोप में राष्ट्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, मतलब नेशन स्टेट जैसी कोई थ्योरी तो थी नहीं कि भाई ये इसका देश, इसकी ये सीमा बटी हुई है, अब दूसरा देश इस पे ना आक्रमण कर सकता है ना कुछ कर सकता है। ये तो आज के समय में हुआ, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो सिर्फ था कि एक ज़मीन है, उसके नाम है, जिसने जिस जगह को जीता ये उसका क्षेत्र हो गया। जैसे भारत में राजा महाराजाओं के समय होता था, बिल्कुल वैसी चीज़ें थी। तो इसका असर सिर्फ यूरोप पे हम नहीं बोल सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का। ये यूरोप के साथ एशिया पे भी बहुत उसका असर पड़ा। आपको पता है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, तो एशिया पर भी उसका बहुत असर पड़ा, बहुत सारे देशों पर एशिया के। और उस समय का जो 19वीं सदी जो चल रही थी, 18वीं और 19वीं सदी, उस समय यूरोप के कई सारे देशों से औपनिवेश यानी उपनिवेश जो थे, मतलब ये जो वहाँ के लोग थे ये व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों पर, स्पेशली एशिया के देशों पर उपनिवेश नियंत्रण करते थे। ठीक है, तो इनका बहुत असर पड़ा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय और जो डेरोजियो है, इनका बहुत असर पड़ा है इन पर बहुत असर पड़ा है फ्रांसीसी क्रांति का। ये इन्होंने जब देखा कि इन चीज़ों से बदलाव लाया जा सकता है तो उन्होंने भारत में ऐसा करने के बहुत प्रयास किए, और साथ ही बहुत सारे यूरोपीय देश ही थे। सिर्फ क्रांति से सिर्फ यही बदलाव नहीं आए, और भी बदलाव आए, जैसे कि एक विचारधारा सामने आने लगी। एक से मतलब है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक विचार है और लोग उसके सहमत है, उसे विचारधारा कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3 नई विचारधाराएं हम पढ़ेंगे जो हमने उसमें नहीं पढ़ी थी, और हम इनके विचारकों को पढ़ेंगे, मतलब कि जो लोग जिसने ये विचार दिए हैं या जो इसके समर्थक हैं उन्होंने इसमें क्या बदलाव लाने की चीज़ें बोली है, ये सब चीज़ें। जैसे रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स जो ये लोग थे ना, ये बहुत मतलब ये लोग इतिहास में, मतलब पुरानी चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। कहते थे कि चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, जो हमारा इतिहास है, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है, जो परंपराएं हैं और सभ्यता है, उसमें बदलाव लाना हमारे समाज के खिलाफ होगा। उन चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए, ये कंजर्वेटिव्स होते हैं। लेकिन जो उदारवाद है, जो सेकंड हम बोलते हैं, ये रहा लिबरल्स जिसे हम कहा जाता है, ये लोग होते थे कि बदलाव आना जरूरी है और बदलाव धीरे धीरे आए ताकि समाज उस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाए, अपने आप को उसमें ढाल पाए। लेकिन जो रेडिकल्स थे,
जो रेडिकल्स थे, जिन्हें अमूल परिवर्तनवादी कहा जाता था, ये कहते थे कि अगर समाज में किसी भी तरह का बदलाव चाहिए तो वो एकदम से होना चाहिए। जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति एकदम से हुई है, इसी प्रकार फ्रांस में किसी भी तरह का बदलाव हो वो एकदम से ही हो, वो धीरे धीरे नहीं होगा। क्योंकि अगर बदलाव धीरे धीरे होगा तो लोग एक या दो चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद नए बदलावों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो विचारधाराएं हैं कैसे इसने यूरोप के समाज को बदला, और उस समाजवाद हमने जो शब्द पढ़ा उसका उदय कैसे हुआ इन चीज़ों के कारण। तो अब आइए हम पहले शुरुआत करते हैं उदारवाद से या उदारवादी से। ये उदारवादी जो लोग थे, ये जो समूह था, ये ऐसे लोग थे जो समाज परिवर्तन में का समर्थन करते थे। ये कहते थे कि जो समाज है इसमें बहुत सारे धर्म होने चाहिए और सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए, मतलब उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म वहाँ पर प्रभुत्वशाली बन जाए और बाकी धर्म ऐसा ना कर पाए। वो कहते थे कि जो जितने भी धर्म होंगे सब बराबर होंगे। उनका कहने के पीछे का कारण ये है कि जो ब्रिटेन है, क्योंकि लिबरलिज्म की जो शुरुआत हम मानते हैं वो ब्रिटेन से ही मानते हैं। तो जो ब्रिटेन है वह उसकी जो सरकार थी वो ऑफिशियल रूप से चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। जो बाकी जो देश थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जो कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे ठीक है। तो उनके बीच में हमेशा विचारधारा यानी अपने विचारों के प्रति एक तरह का प्रतिद्वंद, मतलब एक तरह कंपटीशन चलता रहता था। तो उदारवादी समूह का कहना था कि कोई भी धर्म हो वह बराबर होगा, सबके लिए समान होगा। कोई एक बड़ा धर्म और उसके नीचे छोटे नहीं होंगे। जैसे मतलब राजा है तो कोई बड़ा धर्म राजा के रूप में और बाकी उसके अधिकारी हो, ऐसा कोई नहीं होगा। फिर वो कहते थे कि जितने भी वंश आधारित सत्ताएं हैं उसे हटाकर हम वोटिंग के थ्रू यानी मतदान के थ्रू हमें एक प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना करनी चाहिए। हमें वह लोग लोकतंत्रवाद के समर्थक नहीं थे, लेकिन वही हमेशा कहते थे कि जो मतदान है उसका अधिकार तो लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों का अधिकार है वो, और लोगों को अधिकार मतदान के अलावा अन्य अधिकार भी मिलने चाहिए। हालांकि वो जो लोग ये उदारवादी लोग होते थे, ये लोग कहते थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो समझदार होते हैं, उनके पास सत्ता होती है, वो लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, अमीर होने चाहिए। उदारवादी लोग इसका समर्थन करते थे। अब आइए हम रेडिकल पढ़ लेते हैं। रेडिकल जो ग्रुप था वो कहता था कि चीज़ें एकदम से बदलनी चाहिए, और वो कहते थे कि सरकार ऐसी हो जो बहुमत का समर्थन करती हो। यानी कि बहुमत है, ठीक है, किसी देश में कोई वर्ग ज़्यादा है अपनी संख्या में, तो उसने जो निर्णय लिया है उस वर्ग ने या किसी भी डिसीजन पर जो निर्णय लिया गया है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपको उसी का समर्थन करना है। आपको बहुमत का हो सकता है कभी कभार वो बहुमत गलत भी हो, लेकिन वो हमेशा बहुमत के समर्थन करते थे। उन्होंने महिला मताधिकार आंदोलन का बहुत समर्थन किया। उनका मानना था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवादियों के अपोजिट ये लोग कहते थे कि जो बड़े जमींदार, जो सामंतवादी या जो संपन्न इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उद्योगपति हैं, वो लोग उन लोगों को किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वो कहते थे कि विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। और उनका कहना था कि निजी संपत्ति जैसी जो अवधारणा है वो हो समाज में, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन सारी संपत्ति कुछ वर्गों के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में चली जाए, वो हमेशा इसका विरोध करते। तो कहते थे निजी संपत्ति हो और सबके पास हो, कम से कम थोड़ी थोड़ी तो सबके पास होनी ही चाहिए। एक तीसरा वर्ग हमने पढ़ा था रूढ़िवादी। ये हमेशा कहते थे, क्योंकि ये इन दोनों के खिलाफ थे। रूढ़िवादी जो विचारधारा है या विचारक है वो रेडिकल और उदारवादी के हमेशा खिलाफ थे, क्योंकि ये दोनों वर्ग हमेशा बदलाव की बात करते थे। और रूढ़िवादी को कहना था कि जो हमारी परंपराएं सभ्यताएं चली आ रही है, हमें उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि 18वीं और 19वीं सदी आते आते उन्होंने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि उन्हें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि और हमें समाज में आवश्यकता अनुसार ही बदलाव करना चाहिए, हमें बेकार के बदलावों की ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो। वो कहते थे कि हम अपने अतीत को कभी भुला नहीं सकते, उसे साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक बदलाव आने लगे। तो राजनीतिक बदलाव हुए हैं तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि अब आर्थिक रूप से भी कुछ नए बदलाव आएंगे, और सामाजिक रूप तो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में कि क्या बदलाव आए हैं। चलिए जिसका सेकंड पार्ट है 1.2 है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये बात करता है औद्योगिक समाज, यानी कि
इस समय तक औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी या पूरी हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि नए शहर बसना, लोग अब उद्योग को बसा रहे, यानी मशीनीकरण शुरू हो चुका है। लोग अब मशीनों के माध्यम से चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। अब जो लोग हाथों से उत्पादन करते थे वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। ये औद्योगिकरण का मतलब होता है, औद्योगिकरण का यही मतलब होता है। तो ये समाज में एक प्रकार का बदलाव लाएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि जब किसी समाज में बड़े पैमाने पर कोई किसी चीज़ में बदलाव आए तो वो इतनी ताकत रखता है कि पूरे समाज को बदल सकेगा। जैसे कि जब ये आया, समाज औद्योगिक क्रांति आई, तो पहले क्या हुआ कि नए उद्योग विकसित हुए, नए शहर, जहाँ पहले पूरी दुनिया गांवों में रहती थी, अब नए नए शहर बनने लगे। शहरों में अक्सर नेता या राजा, पादरी या बड़े बड़े अमीर लोग ही रहते थे, लेकिन अब बाकी लोग भी शहरों की तरफ आने लगे थे, क्योंकि गाँव में तो अब उद्योग होते नहीं थे और ना रोजगार होता था, तो वो शहर की तरफ, नई मशीनों की तरफ, जो एक मशीनीकरण के कारण जो शहर बसे हैं, औद्योगिक शहरों की तरफ वो बढ़ने लगे, क्या, ताकि उनको रोजगार मिले। इसका दूसरा है कि रेलवे जैसी व्यवस्था ने समाज को बहुत अच्छे से जोड़ा और चीज़ों को या समाज की पहुंच को बहुत छोटा कर दिया। पहले ये बहुत मुश्किल होता था कि आपको किसी एक देश से दूसरे देश या किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो जो भी पुराने चीज़ें होती थी आपको उनके माध्यम से, घोड़ा गाड़ी हो या किसी भी तरीके उनके माध्यम, अब रेलवे की मदद से हम जा सकते थे। तो ये चीज़ें हुई, वस्तुओं की कीमतें कम हुई, लेकिन वस्तुओं की कीमतें कम होने के कारण बेरोजगारी बढ़ी। जो लोग, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी कोर्ट है कोई, ठीक है, अगर उस कोर्ट को बनाने में 6 लोग लग रहे हैं, तो इसका मतलब है 6 लोगों को नौकरी मिल रही है, मतलब वो लोग अपनी रोजगार बना पा रहे हैं। लेकिन अब मशीन के माध्यम से वो कोर्ट 1 घंटे में बन रहा है और सिर्फ मशीन बना रही है। वो 6 लोग तो बेरोजगार हो गए, अब उन्हें भी तो नए अपने रोजगार ढूंढने पड़ेंगे ना। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब खैर क्या हुआ कि इस कोर्ट की कीमत सस्ती हो गई। पहले जब ये था तो जब 6 लोग बनाते थे, क्योंकि उन सबको अपनी रोजगारी चाहिए होती थी, तो वो कीमत उसकी महंगी होती थी। तो इसके कारण भी क्या हुआ कि जब कीमतें कम हुई तो बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि लोग कम कीमतों की तरफ जाएंगे। अगर आपको सेम चीज़ 50 रुपये और 10 रुपये में मिलेगी तो आप ऑफकोर्स 10 रुपये वाला सामान खरीदेंगे, क्योंकि है तो सेम, क्वालिटी भी सब कुछ सेम है। तो यही कारण था कि बेरोजगारी को बढ़ाने में औद्योगिकरण का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम पिक्चर देख सकते हैं बेरोजगारी की हालत की। एक जगह है लंदन में, ठीक है, तो ये जो जगह है आप देख रहे हैं कि एक कमरे में कितने सारे लोग रह रहे हैं, कोई धूमपान कर रहा है, कोई शराब वगैरह पी रहा है, कैसे लोग एक साथ हैं। तो ये जब नए नए शहर बसे और लोग गाँव से शहरों की तरफ आए तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी। तो ये जो चीज़ें हुई, इनसे लोगों को बड़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ा, लेकिन अमीर लोगों को कोई खास इससे फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें अपने उद्योग पर ज़्यादा चिंता थी। हालांकि इससे क्या हुआ कि औद्योगिकरण से क्या हुआ कि शहर तेज़ी से बढ़ने लगे, बसने लगे, और साफ़ सफाई वगैरह ये सब चीज़ें मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि जब जगह ज़्यादा होगी तो साफ़ सफाई मतलब पूरे सोसाइटी की ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती थी। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल, तो अब जो उदारवादी और रेडिकल लोग थे, क्योंकि इससे मनुष्य जीवन आप देख सकते हैं, मनुष्य अपना विकास तो कर नहीं पाएगा, उसकी हालत देख के तो लगता नहीं। तो उदारवादी और जो रेडिकल लोग थे, ये लोग इस समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये जो समस्याएं औद्योगिकरण की वजह से आई हैं, हम इनको कैसे ख़त्म कर सकें और औद्योगिकरण को हम बढ़ावा दे सकें। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी से, यानी अपने पैसों से किसी इंडस्ट्री को बनाएगा, तो वो हमेशा इस बात की चिंता करेगा कि उसको किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो वो लोगों को कम कीमत पे रखेगा, मतलब उनका जो वेजेस है, जो उनको तनख्वाह या काम करने का जो भी चीज़ मिलती है, वो कम कीमत पे वो सोचेगा। तो ये चीज़ें वो इतनी कम हो जाती थी, क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा लोग रखें तो कीमत कम रखनी पड़ेगी, और कम लोग रखेंगे तो कीमत थोड़ी ठीक रखनी पड़ेगी। तो इसके कारण क्या हो गया था कि ये उस टाइम जब शुरू में ये चीज़ें आई, तो किसी भी प्रकार का कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। आज के टाइम पर तो है कि कौन से सेक्टर में कितने आवर्स चाहिए होते हैं, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, कहीं कहीं 2-3 घंटों में ही काम हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसा कुछ था नहीं। लोग तो वहाँ पे जो उद्योगपति होते थे वो कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लिया जाए, कम वेजेस देना पड़े।
तो एक प्रकार से लोगों का शोषण ही होने लगा था। तो ये दोनों चाहते थे कि समाज में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो अमीर वर्ग है और पादरी और ये तीनों ही मिलकर गरीब लोगों का हर तरीके से शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ वो दिए कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि उन्होंने बोला मजदूर स्वस्थ होना चाहिए और नागरिक पढ़े लिखे होने चाहिए। ये दो व्यवस्थाएं अगर हम कर दें तो हमारा समाज बहुत जल्दी से बदलेगा और इसका फ़ायदा हमें खुद अपने उद्योगों में मिलेगा। और गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, थोड़ी सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें उन्हें मिल जाए। तो वो ये भी कहते थे स्त्री पुरुष सब काम करें ताकि जल्दी चीज़ें हों। तो वो थोड़ा सा समाज को बदलने, उनके नज़रिए को बदलने के प्रति अपनी भावनाओं को रखते थे। देखिए हम देखते हैं 1815 का समाज, ये यूरोप की बात कर रहे हैं कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में बहुत सारे बदलाव हुए और सभी तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के आंदोलन छेड़ दिए, जैसे राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी। जो ये लोग थे ना, ये लोग क्रांति के मतलब ये जो लोग थे ये कहने लगे कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए और हमें क्रांति करनी चाहिए। तो जो इसके बहुत ज़्यादा समर्थक होते थे अलग अलग देशों में, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, ऐसे जो यहाँ पे लोग बहुत एक्टिव हो गए कि हाँ हमें आंदोलन की ज़रूरत है, हमें समाज में बदलाव की ज़रूरत है। और इन्होंने राज्य की थ्योरी को मानना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें नेशन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए अपने पास, कि आप सबकी सीमाओं को निर्धारित करो, सारी सरकारें बने, सब कुछ एक मतलब कि अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म करो कि राजा हमला करेगा तो जो उसने राज्य जीता वो उसका, ऐसी चीज़ें बंद करो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 1815 में इटली का है समय बता रहे हैं ना, कि यहाँ पे जो राष्ट्रवादी थे वो था जिप्सी मैज़िनी। इसने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ दिया था इसका। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति से जो 1789 में हुई थी, कैसे 1815 तक समाज में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका यूरोप में क्या असर पड़ा, मतलब यूरोप में समाजवाद जैसी अवधारणा आई। हमने पीछे 3 पढ़े वाद, जिसमें उदारवाद, रूढ़िवादी और ये चीज़ें थी रेडिकल। अब हम पढ़ेंगे समाजवाद। समाजवाद जो था मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड नज़र आए। तो जो लोग इसके नेगेटिव साइड्स के प्रति संवेदनशील थे वो कहते थे कि ये उदारवाद जैसी चीज़ों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते थे कि ये जो उदारवादी के माध्यम से लोग उद्योगपति बने हैं, ये अपने पैसों से अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, फिर लोगों का शोषण करते हैं, जो बदलने की ज़रूरत है। हमें निजी संपत्तियों को ख़त्म कर देना चाहिए। वो इस बात का समर्थक थे कि अगर निजी संपत्तियां रहेंगी तो समाज में भिन्नता यानी कि डाइवर्जन या डिफरेंसेस रहेंगे, अमीर गरीब जैसी डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। तो इसी कारण यूरोप में समाजवाद का उदय हुआ, यानी कि समाजवाद कि समाज जो भी चीज़ें होंगी वो सामाजिक होंगी, उस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। तो कहते थे कि जितनी भी संपत्ति है वो सबकी होगी। और बहुत सारी उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो सभी समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति, इसे ख़त्म करो, इसे लोगों में बांट दो। उद्योग होंगे अगर तो वह समाजवादी होंगे, यानी कि सभी लोगों का उस उद्योग पर नियंत्रण होगा। ये नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति ने उससे प्रॉफिट कमाया और बाकी लोग उसके अंदर काम कर करके अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि उनको किसी अच्छा उन्हें कोई वेजेस वगैरह मिलता नहीं था। तो कहते थे कि अगर हमें कोई एक प्रगतिशील समाज चाहिए तो हमें समाजवाद जैसी अवधारणा को अपनाना पड़ेगा, उसको समाजवाद में लाना पड़ेगा। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी चीज़ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, वो पूरे समाज के लिए होगी, हर व्यक्ति उसमें भागीदारी होगा। आप यहाँ देखिए कि ये लोग कॉपरेशन पर बहुत ध्यान देते थे। मतलब कहते थे कुछ भी चीज़ होगी कॉपरेट होगी, यानी सभी लोग मिलकर उसको करेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ओवेन। इसने इंडियाना, मतलब अमेरिका को उस समय इंडियाना कहा जाता था, तो इसने अमेरिका में एक नए समुदाय को बनाने की कोशिश की और उसका नाम था न्यू हार्मनी। तो ये उसका मतलब कहने का मतलब था कि अगर कोई खेत है तो किसी एक व्यक्ति का खेत तो है नहीं, वो सभी का खेत है, उस पर सभी लोग काम करेंगे, उससे जो उत्पादन होगा वो सब आपस में बांट लेंगे, सबकी मजदूरी एक समान होगी, किसी की मजदूरी ज़्यादा नहीं होगी, कोई किसी का नेता नहीं होगा। इसी प्रकार लुई ब्लांक, फ्रांस का एक व्यक्ति, वो भी कॉपरेशन की बात करता होता था, कॉपरेटिव चीज़ों की बात करता था। तो ये कहते थे कि जो भी चीज़ें होंगी सबका बराबर हिस्सा होगा, उस पर सब व्यक्ति समान प्रकार से काम करेंगे। समाजवाद जैसी विचारधारा को जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है वो दिया है
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, हमेशा एंगल्स भी बोलते हैं। मतलब मार्क्स इतना ज़्यादा समर्थक था समाजवाद के कि उस मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाने लगा। उसका सीधा सा कहना था कि पूंजीपतियों को मानना ही बंद कर दो, उनके काम करना बंद कर दो, और सभी चीज़ों पे सरकार का नहीं, सभी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। वह निजी पूंजीपति निजी संपत्ति का बिल्कुल विरोधी था। वो हमेशा इस चीज़ का विरोध करता था कि निजी संपत्ति से कोई अवधारणा ही नहीं होनी चाहिए। वो कहता था कि जितने भी मजदूर हैं उन सब ने मिलकर काम किया है, तो उस उत्पादन पर उन सब व्यक्तियों का ही नाम और उस व्यक्तियों का ही उस पर हक होना चाहिए। लेकिन जो निजी संपत्तिधारी होते हैं, मतलब जिनके उद्योग वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपनी ही उद्योग में इन्होंने उस चीज़ का उत्पादन किया, अपने नाम से बेचा, उसका मुनाफा जितना भी होगा उसका कमा लेंगे। लेकिन बाकी मजदूर को वह एक लिमिटेड वेजेस दे देंगे कि आपका है, और उस पर उनको कोई किसी भी तरह का उनको एक हम बोलते हैं हक नहीं देंगे कि वो कभी नहीं बोल सकता व्यक्ति कि ये मैंने चीज़ बनाई है। वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे निजी संपत्तिधारी। वो हमेशा कहेंगे ये मैंने बनाई है क्योंकि ये मेरे उद्योग में बनी है। कहते थे कि इस तरीके के शासन को उखाड़ कर फेंक दो। बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था मार्क्स, क्योंकि वो हमेशा एक बड़े बदलाव की बात करता था। वो हमेशा क्रांति के मतलब वो क्रांति से नीचे किसी भी चीज़ के बारे में बात करता ही नहीं था। तो मार्क्स का जो विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। वो हमेशा कहता था कि अगर आपको पूंजीवादियों से छुटकारा चाहिए तो आप उनकी दुनिया को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाओ। तो यही कारण थे, इतने सारे कारण थे जिसने यूरोप में समाजवादी जैसी धारणा को जन्म दिया और उसके लिए एक जमीन तैयार की। फाइनली 1870 के टाइम, मतलब उसका दशक जो था, पूरे यूरोप में समाजवाद फेमस हो गया। लोग अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि कौन से लोग, जो गरीब लोग थे। अमीर लोग तो कभी इस चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे कि आप हमारी संपत्ति छीन के दूसरों में बांट दो। अगर आप सोचो खुद कि आपने कुछ अपनी मेहनत से कमाया है और लोग बोल दें कि ये हमें दे दो, क्या आप उस बात का समर्थन करेंगे? नहीं। इसी प्रकार उद्योगपति, बड़े लोग यानी कि कुलीन वर्ग और जितने भी अन्य वर्ग हुआ करते हैं, सामंतवादी, ये हमेशा इस बात का विरोध करते थे कि जो समाजवाद है वो ऐसी अवधारणा है जो समाज को डुबो देगी। लेकिन समाजवादी लोग जो इसका समर्थक करते थे, जो मार्क्स की विचारधाराओं से बहुत प्रेरित थे, वो कहते थे कि नहीं, हमें ऐसे समाज की ज़रूरत है अब जो हमारे बारे में सोचेगा, हम सब इसमें बराबर होंगे, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपने लिए नए नए तरह के संगठन बनाने शुरू कर दिए। वो कहते थे कि आप काम के घंटे को निर्धारित करो, आप वेजेस को निर्धारित करो, हमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब चीज़ें निर्धारित करो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये फोटोज में बता रहे हैं, लंदन न्यूज़, मतलब यहाँ से फोटो है, ये पेरिस का बता रहे हैं कि पेरिस में जो कम्यून था, ठीक है, जो कम्यून था, वहाँ पर एक नगर परिषद था, वहाँ पर जन सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया और वहाँ पे इन्होंने उसको उखाड़ फेंका, उस कम्यून सरकार को उखाड़ फेंका, उस परिषद को, और अपनी सरकार बनाई। हालांकि मतलब क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती थी, इसलिए ये निर्णय ले सकते थे, निर्णयों को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन अपनी सरकार एकदम सत्ता के रूप में अपनी सरकार नहीं बना पाते थे। लेकिन इनका जो असर था वो दिखता ज़रूर था समाज की नीतियों में और कानूनों में। तो जितने भी हम देख सकते हैं समाजवादी लोग, वो हमेशा क्रांति, वो एग्रेसिव रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वो कभी भी उदारवादियों की तरह धीरे धीरे काम करने की बात नहीं करते। हमसे रेडिकल्स की तरह कहते हैं चीज़ें तुरंत बदलनी चाहिए और अभी बदलनी चाहिए। आप चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उनकी विचारधाराओं को ना बदलें, आप सीधा उनको उखाड़ कर फेंक दें। तो वो हमेशा इतने एग्रेसिव रहते थे। ये चीज़ें हमें सिर्फ लंदन में हो सकता है, पेरिस है या इटली, जर्मनी, उसमें नहीं देखने को मिला है। हमें ब्रिटेन में भी चीज़ें देखने की मिली कि ट्रेड यूनियन जैसी चीज़ें बनी, कि यूनियन जब बनता है तो वो अपनी मांगें रखता है, और अगर उनकी मांगें ठुकरा दी जाए तो वह काम करने को मना कर देता है, तो फैक्ट्री से ठप पड़ सकती थी। इसके कारण यूनियंस एक प्रकार से उद्योगपतियों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ये सब मार्क्स और अन्य समाजवादी विचारकों के विचार से ही प्रेरित होते थे।
तो ये चैप्टर आज यहीं पे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आपको इस चैप्टर से या फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर से या कोई और भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है कुछ तो आप वो भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ दबाना मत भूलिए। थैंक यू।